नेक्स्ट पार्ट। बेओकदा के साहिल पे लहरें पत्थरों से सर पटक रही थी। इनका शोर इस ऊंचे सफेद कसरे उस्मानी के अंदर तक सुनाई दे रहा था। महल अंधेरे में डूबा था। राहदारियां तारीख थी। सिर्फ दूसरी मंजिल की स्टडी में नीम रोशनी सी छाई थी। अंदर एक मध्यम सा बल्ब जल रहा था। फिर मेज पे खुला अब्दुर्रहमान पाशा का लैपटॉप। अलबत्ता वो स्क्रीन की तरफ मुतवज्जा नहीं था। वो रिवॉल्विंग चेयर की पुश पे सर गिराए सोचती निगाहों से छत को देख रहा था। इसकी दोनों सोने की अंगूठियां और मोटे फ्रेम के ग्लासेस मेज पे लैपटॉप के साथ रखे थे। बेख्याली में इसने हाथ बढ़ाकर सिगरेट की डिब्बियां उठाई। इसे देखा और फिर जरा खौफ से वापस मेज पर फेंक दिया। इसे सिगरेट नौशी से इसे छुटकारा ले लेना चाहिए था अब तक, बल्कि और भी बहुत चीजों से। इसने आंखें बंद कर ली और उंगलियों से कनपटियों को धीरे धीरे मसलने लगा। इसके सर में काफी देर से दर्द था, शायद बहुत सोचने के बाद बाइस असाबी तनाव। ओहो, इसे नफी में सर झटका। इसके असाब बहुत मजबूत थे। वह कभी भी इस किस्म के दबाव से नहीं हार सका था। इसने खुद को यकीन दिलाया। वैसे भी सब कुछ ठीक हो रहा था। हर शय हस्बे मंशा जा रही थी। जो ताश के पत्तों का घर इसने बना रखा था वो अपने आखिरी मरहले में था। कामयाबी बहुत नजदीक थी। जो वो चाहता था सब वैसे ही हो रहा था, मगर अब इसे ज्यादा तवानाई और ज्यादा एहतियात की जरूरत थी। पिछली दफा खेल आखिरी मरहले में बिगड़ गया था। हर शय धूप से इस पे आ गिरी थी, और वो भी इस दोस्त के तुफैल दोस्त धोखा दे। इससे बढ़कर तकलीफ दे शय कोई नहीं होती। कुछ पल के लिए वो अज़ियतनाक दिन इसकी निगाहों के सामने लहराए थे। वो अपने काबिल से काबिल दोस्तों और जानने वालों को छोड़कर वो इस काबिल नफरत आदमी के पास गया था मदद के लिए। जो इसने किया वो बहुत बुरा था। अब्दुर्रहमान ने तौखी से सर झटका। इस वक्त कम से कम वो इस वाक्य और इस शख्स को याद नहीं करना चाहता था जिसने इसकी पीठ पे छुरा घोंपा था। अल्लाह जरूर इसे मौका देगा कि वो इससे अपना इंतकाम ले, और वो कभी वो मौका जाया नहीं करेगा। इसने कसम खा रखी थी, मगर इस वक्त इसे वो सब भुलाकर इन मौके पर तवज्जो मरकूज रखनी थी जो इनके सामने थी। अब्दुर्रहमान ने कभी मौके का इंतजार नहीं किया था। इसने मौका हमेशा खुद पैदा किए थे और फिर अपने काम निकलवाए थे। अब भी वो यही कर रहा था, मगर इस सबसे पहले इसे छोटे से मसले को पाया तकमील तक पहुंचाना था, जो 4-5 माह कबल इसने खुद खड़ा किया था। गो के हर चीज वैसे नहीं हुई थी जैसे इसने सोचा था। बड़ी गलती हुई इससे हाशिम पे एतबार करके, मगर फिर भी इस सब का इख्तिताम वैसे ही होगा जैसे इसने सोचा था, जैसे इसने प्लान किया था, जैसे दीमत फिरदौस ने मशवरा दिया था। एक इत्तफाकिया मौका इसे मजीद पैदा करना था। इसने मेज पे रखा अपना फोन उठाया और फोन बुक खोली। वो नंबर्स कभी लोगों के असल नाम से महफूज नहीं करता था। ये नंबर भी इसने एक्सचेंज स्टूडेंट के नाम से महफूज कर रखा था। कुछ सोचते हुए वो इस नंबर पर मैसेज लिखने लगा। नेक्स्ट पार्ट। 26 मई से सिबांची में इम्तिहानात का मौसम छा गया। इस कठिन मौसम को 9 जून तक जारी रहना था। टाक्सम का मुजस्मा, इस्तकलाल, जदेसी के चक्कर, जवाहर की शॉपिंग और पजल बॉक्स की पहेलियां से सब भूल गया था। अदालार में रुकने के बाइस होने वाला नुकसान तो वो पूरा कर चुकी थी, मगर यहाँ से पास नहीं होना था बल्कि डिस्टिंक्शन लेनी थी। इसका रिजल्ट बुरा हुआ तो पाकिस्तान एक्सचेंज स्टूडेंट्स की नाकामी होगी, और रिजल्ट अच्छा आया तो पाकिस्तानी एक्सचेंज स्टूडेंट्स की कामयाबी होगी। वो हैर सुलेमान को भुलाकर सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तानी एक्सचेंज स्टूडेंट रह गई थी। 31 मई की सुबह इस्तांबुल पे किसी कहर की तरह नाजिल हुई थी। वो रात देर तक पढ़ने के बाद फजर के करीब सोई थी कि आज छुट्टी थी, मगर सुबह ही सुबह हाले किसी आंधी तूफान की तरह ड्रॉम में भागती आई थी। हया उठो। वो हाले के जोर जोर से पुकारने पे हड़बड़ाकर उठ बैठी। क्या हुआ? नीचे अपने बैंक की सीढ़ी के साथ खड़ी हाले के हवास बाख्ता चेहरे को देखकर इसका दिल जैसे किसी ने मुट्ठी में ले लिया। वो लिहाफ फेंककर तेजी से नीचे उतरी। हाले की आंखें छलकने को बेताब थी। हया बेअख्तियार इसके हाथ पकड़े जो सर धो रहे थे। हया फ्रीडम फ्लोटीला जो गजा जा रहा था, इसे रोक दिया गया है। इसराइल ने इस पर अटैक कर दिया है। पता नहीं
कितने फलस्तीन और तुर्क मारे जा चुके होंगे। अल्लाह, इसने बेख्तियार दिल पे हाथ रखा। मगर वो ऐसा कैसे कर सकते हैं? इन बहरी जहाजों में तो खुराक थी, दवाइयां थी। वो कहते हैं इनमें असला था और दहशतगर्द भी। फिर इन्हें पूछने वाला कौन है? खुदाया, मोतसम वगैरह कितने परेशान होंगे। इनके तो दोस्त भी थे मुसाफिर बरदार जहाज में। इसे बेख्तियार याद आया, हमें इनके पास जाना चाहिए, चलो जल्दी करो। इसने जल्दी जल्दी बाल जूड़े में लपेटे और फिर लिबास बदलकर स्कार्फ लपेटकर और निकाब नफासत से सेट करके वो हाले के साथ बाहर आ गई। कॉमन रूम के रास्ते में इसने मोबाइल चेक किया तो इधर रात के किसी एक पहर तुर्क मोबाइल नंबर से पैगाम आया हुआ था, मेरे पास आपके लिए एक सरप्राइज है, ARP। जहन्नुम में जाइए ARP। वो इस वक्त इस परेशानी में ARP के सरप्राइज के बारे में कहाँ सोचती। कॉमन रूम में पांचों फलस्तीनी लड़के चुपचाप बैठे थे। मेज पर लैपटॉप्स खुले पड़े थे और मोबाइल हाथों में लिए वो बस अपडेट्स के मुंतजिर थे। इनके चेहरे देखे तो वो अफसोस के सारे अल्फाज भूल के इनकी समझ में नहीं आया कि क्या कहे और हाले खामोशी से एक कोने में बैठ गई। आई एम सॉरी मोतसम। इसके कहने पे मोतसम ने नजर उठाकर इसे देखा, हल्की सी फीकी मुस्कुराहट के साथ सर को जुम्बिश दी और दोबारा अपने जूतों को देखने लगा। वो इसकी तकलीफ महसूस कर सकती थी, बल्कि नहीं, वो कैसे महसूस कर सकती थी सिवाय इसके कि वो खुद को इनकी जगह पे रखे, वो तसव्वुर करे। इसने लम्हे भर को आंखें मीच कर सोचा, अगर खुदा ना खास्ता इस्लामाबाद में जंग जारी हो, पूरा शहर अपने घर में महसूर हो, इसके घर वाले बीमार और जख्मी हो, फिर इधर तुर्की से फ्लोटीला पे इन्हें दवाइयां खुराक भेजे, मगर वो फ्लोटीला कराची के साहिल पर रोक लिया जाए, इसमें सवार कुछ लोगों को मार दिया जाए, उसके घर वाले तड़पते रहे। हाँ, इसने तकलीफ से आंखें खोली। अब वो महसूस कर सकती थी, जब तक वो अपने मुल्क और अपने घर पे बात ना आए, किसी दूसरे का दर्द महसूस नहीं होता। कॉमन रूम का दरवाजा खोल कर टाली अंदर दाखिल हुई। हया और हाले ने एक नजर इसे देखा, फिर एक दूसरे को। टाली चलती हुई सामने आई। वो लड़कों को देख रही थी, मगर इनमें से किसी ने भी इसकी तरफ नहीं देखा। मोतसम, क्या हम बात कर सकते हैं? मोतसम अपने जूतों को देखता रहा, इसने जैसे सुना ही नहीं था। वो हुसैन के करीब 20 सोफे पे बैठी। इसका बैठना गोया किसी करंट का झटका था। हुसैन तेजी से उठा, साथ ही चारों लड़के उठे और वो सब इकट्ठे बाहर निकल गए। टाली लब काटते हुए इन्हें देखते जा रही थी। वो नहीं जानती थी कि वो दिन इसकी और फलस्तीनियों की मिसाली दोस्ती का आखिरी दिन था। इनके निकलते ही दूसरी तरफ से लतीफ कमरे में दाखिल हुआ। आहट पर टाली और दोनों ने गर्दन मोड़कर देखा। लतीफ ने जीन्स पे सफेद टी-शर्ट पहन रखी थी, जिस पे काले मार्कर से नुमाया करके लिखा था, शेम ऑन यू इसराइल। टाली ने वो तहरीर पढ़ी, इसके चेहरे का रंग बदल गया। हाले ज़ेरे लब मुस्कुराई और हया को देखा, वो भी जवाबन मुस्कुराई। टाली, ट्रस्ट मी, ये सिर्फ। लतीफ हाथ उठाकर बहुत धीमे अंदाज में अब टाली को समझा रहा था कि इसकी ये तहरीर सिर्फ इसराइली हुकूमत और इसराइली फौज के लिए थी। इसे टाली से कोई मसला नहीं था और ना ही वो इससे नाराज था। टाली फीकी मुस्कुराहट के साथ तो सर हिलाते हुए समझने वाले अंदाज में सुनती रही। लतीफ कैथोलिक था, डिश था, वो ये सब कह सकता था, मगर फलस्तीनियों की बात और थी। जो उन्होंने किया हाले और हया को वो बिल्कुल दुरुस्त लगा था। वो मातम का दिन था, गो के यूनिवर्सिटी में सारे काम मामूल के मुताबिक हो रहे थे, मगर दर दीवार पे छाया सोख और अजियत दिल को काटती थी। समझ में नहीं आता था कि क्या करें, किससे इंसाफ मांगे। हिटलर कहता था, मैं चाहता तो तमाम यहूदियों को मार देता, मगर मैंने बहुत सून को छोड़ दिया ताकि दुनिया जान सके मैंने इनके भाई बंदों को क्यों मारा। और इस जैसी दूसरी बहुत सी कहावतें स्टूडेंट्स अपनी अपनी शर्ट्स पे लिखे कर पहनने घूम रहे थे, और वो और हाले भी सारा दिन सन्नाटे में डूबी राहदारियों में बेमकसद चलती रही। पाकिस्तान में अपने लॉन्च में बैठे रिमोट पकड़े टीवी पे फ्रीडम फ्लोटीला की खबर देखना और अफसोस करके चैनल बदल देना और बात थी, मगर तुर्की में रहकर इस सारी अजियत और तकलीफ का हिस्सा बनना दूसरी बात थी। वो एंकर पर्सन तलत हुसैन का शो कभी भी नहीं देखती थी, मगर ये बात कि वो भी उन सैकड़ों लोगों के साथ कैद थे बहुत दिल दुखाने वाला था। वो 6 जहाज से 3 कार्गो और 3 मुसाफिर बरदार, ये सब मुख्तलिफ जगह से आकर मरमरा में एक मुकाम पर इकट्ठे हुए थे। वहां से ये फ्लोटीला गजा की जानिब गामजन हुआ था ताकि गजा के मसहूरीन को इमदाद पहुंचा सके। जब फ्लोटीला गजा के करीब पहुंचा तो इसराइली फौजों ने जहाजों पर हमला कर दिया।
कितने ही लोग शहीद हो कर दिए और बाकी सब क्या। दोपहर में वो और हाले वाहिद समाजी के कैफे के फवारे के साथ सिर्फ कुर्सियों पर बैठी चार्ट्स और प्ले कार्ड बना रही थी। उन्होंने सुना था कि पूरा इस्तांबुल सड़कों पर निकल आया। सबांजी शहर में नहीं बल्कि दूर मज़ाफ़ात में वाक़ थी। सो इनका इरादा भी आज जाकर इस एहतजाज में शामिल होने का था। मई के आखिर की धूप फवारे के पानी से उबल रही थी। वो कोहनिया मेज पर टिकाए सर झुकाए पोस्टर्स में रंग कर रही थी। स्कार्फ के एक पल्लू से नफासत से किया गया निकाब इसके चेहरे का हिस्सा बन गया था। उसे बड़ी बड़ी सी आंखें नजर आती थी जो पहले से ज्यादा संजीदा हो गई थी। इंसान एक ही दरिया में 2 मर्तबा उतर नहीं सकता। वो भी अब वो वाली हया सुलेमान नहीं रही थी जो 4 माह कबल तुर्की आई थी। वो आहिस्ता आहिस्ता नामहसूस तरीके से बदलती जा रही थी। एक सानियों पे इसका ज़हन सुबह आए पैगाम की जानिब भटक गया। कौन सा सरप्राइज, कैसा सरप्राइज। खैर अब्दुर्रहमान की हर बात ही सरप्राइज होती है। अब तो इसने हैरान होना भी तर्क कर दिया था। प्ले कार्ड्स और पोस्टर लपेटकर जब वो कॉमन रूम में आई तो सैंड्रा, चारी और सारा किताबें गोद में रखे टीवी देख रही थी। हाले मजीद मेज पर रखे अपने बैग में से कुछ चीजें डाल रही थी और फलस्तीनी लड़के भी अफरा तफरी के आलम में आ जा रहे थे। सबको एहतजाज के लिए इस्तांबुल जाना था। क्या तुम लोग आओगे सारा? इसने टीवी में मगन तीनों लड़कियों को मुखातिब किया। नहीं। सारा ने स्क्रीन पर निगाहें जमाए बेनियाजी से शान उचकाया। चारी और सैड्रा ने तो इसे देखा तक नहीं था। वो इसी तरह खड़ी टकर टकर इनके चेहरे देखती गई। हाले और फलस्तीनियों के सामान पैक करवाने और एहतजाजी शर्ट्स पहनकर इस कारवां में शामिल होने के लिए बहुत से तुर्क स्टूडेंट्स भी आ गए थे। वो लड़कियां थी जो गर्मी सर्दी हर मौसम में मनी स्कर्ट्स में मलबूस होती थी। वो लड़के जिनका दीन मजहब से कोई दूर दूर तक वास्ता भी ना था, कानों में बाली और काबिल एतराज तस्वीर वाली टी शर्ट्स और जीन्स पहने वो लड़के अब सब एक हो गए थे। मगर वो लड़कियां, चारी, सारा, सैंड्रा, टाली, वो जिनके साथ हया और डीजे रात को घंटों बातें करती थी, जो साथ खाती पीती सोती जागती हंसती बोलती, अब वही लड़कियां अजनबी बनी बैठी थी। ये लोग क्यों नहीं चल रहे? सब वाज़ेह था। फिर भी इसने उलझन भरे अंदाज में हाले से धीरे से पूछा। हाले ने सारा वाली बेनियाजी से शाने उचकाया। क्योंकि वो मुसलमान नहीं है हया। वो बिल्कुल चुप खड़ी रह गई। इन 4 माह में इन्हें तुर्क, पाकिस्तानी, फलस्तीनी, नॉर्वेजियन, डच, चाइनीज, इसराइली और ऐसे ही दर्जनों तफरीकात में बांटा गया था। मगर आज कौमियत के सारे फर्क मिट गए। यहूदी, ईसाई, बुद्धिस्ट सब एक तरफ होगा और मुसलमान स्टूडेंट्स एक तरफ। और वो भी किन शराबों के पीछे दौरा करती थी। इसे भी किन लोगों का लिबास, किन लोगों का रहन सहन अच्छा लगता था। अंजुम बाजी और जावेद भाई समेत वो सब जब टाक्सम पे पहुंचे तो वो 5 मिनट के लिए माजरत करके तेजी से इस्तकलाल स्वीप की तरफ चली आई। इसे जहान को भी अपने साथ लेना था। जितने ज्यादा मुसलमान हो उतना बेहतर। बर्गर किंग पे मामूल की गहमा गहमी थी। वो रेस्टोरेंट की मेजों पे हटकर अंदर जाने वाले दरवाजे में दाखिल हो गई। किचन में एक तुर्क लड़की और एक नया लड़का काम कर रहे थे। दोनों शेफ थे। सलाम, जहान कहाँ है? इसने इर्द गिर्द निगाहें दौड़ाते हुए लड़के को मुखातिब किया। वो अभी तो यहीं था, गोश्त काट रहा था। अब शायद। लड़के ने मुड़कर एक दूसरे दरवाजे की तरफ देखा। शायद ड्रेसिंग रूम में हो या फिर बाथरूम में। उसी पर ड्रेसिंग रूम का दरवाजा खुला। हया ने बेहतियात गर्दन मोड़कर देखा। जहां अंदर दाखिल हो रहा था यूं के सर झुकाए वो आंखों को उंगलियों से रगड़ रहा था। जहान, इसने पुकारा तो जहान ने चौंक कर गर्दन उठाई। इसकी आंखें भीगी और सुर्ख सी हो रही थी। वो बमुश्किल मुस्कुराया और स्लेब की तरफ आया। अस्सलाम वालेकुम, तुम कब आई? वो इसे नजर मिलाए बगैर गर्दन झुकाकर ट्रे से गोश्त के टुकड़े उठाने लगा। अभी तुम ठीक तो हो ना? वो बागौर इसके चेहरे को देख रही थी। हाँ, बस प्याज काटने से आंखों में थोड़ी जलन हो रही थी तो अभी मुंह धो के आया हूँ। इतनी लंबी वजाहत, वो भी जहान दे। और प्यास, इसने इर्द गिर्द देखा। प्यास तो कहीं नहीं थी। तुम बताओ कैसे आई? वो हम स्ट्रीट प्रोटेस्ट के लिए जा रहे थे, फ्रीडम फ्लोरा पे हमले के खिलाफ। तुम चलोगे? प्रोटेस्ट क्यों? इन बहरी जहाजों में असला नहीं था? ये तो तुम कह रही हो।
असलहा नहीं जहान, इसमें तो दवा और खुराक थी। इसने अचंभे से जहान को देखा, क्या वो इतना बेखबर था? ये तो तुम कह रही हो, असला ना होता तो इसराइली क्यों रोकते इसे? वो लापरवाही से कहते हुए गोश्त के कतले खटक कर काट रहा था। जहां, क्या तुम्हें लगता है कि इनको किसी वजह की जरूरत हो सकती है? ये इनकी आपस की जंग है। ये फलस्तीनी भी इतने सीधे नहीं होते। ये जहाद वगैरह कुछ नहीं होता, सब दहशतगर्दी की किस्में हैं। हो सकता है कि फ्लोटिला को वाकई नाजायज रोका गया हो, मगर हमें फलस्तीनियों से ज्यादा फलस्तीनी बनने की जरूरत नहीं है। ये हमारा मसला नहीं है। जहान, ये कैसे हमारा मसला नहीं है? हमारे रीजन को हमारी जरूरत है। हमारा रीजन हमारे पैदा होने से पहले भी था और हमारे मरने के बाद भी रहेगा। इसे हमारी कतई जरूरत नहीं है। ओ प्लीज, तुम इस मोहम्मद बिन कासिमीरा के रोमांस से निकल आओ। वो बहुत बेजारी से गर्दन झुकाए काम करते हुए कह रहा था। ये कैसा जहाद है कि बूढ़े माँ बाप को छोड़कर बंदूक उठाए निकल पड़ो? जहाद तो वो होता है कि जो एक आदमी अपने घर वालों के लिए मशक्कत करके रोजी कमाता है, जो मैं करता हूँ, जिस रेस्टोरेंट में मेरे वर्कर्स करते हैं। जहन्नुम में गया तुम्हारा रेस्टोरेंट। बहरहाल मैं तुमसे मुत्तफिक नहीं हूँ, और अगर तुम गलत होकर इतने पुरएतमाद हो सकते हो तो मैं सही होकर पुरएतमाद क्यों ना हूँ? वो तलखी से कहकर पलट गई। जहान ने एक नजर से जाते देखा, फिर सर झटक कर काम करने लगा। मुसलमान स्टूडेंट्स का दूसरे तुर्क बासियों के साथ स्ट्रीट प्रोटेस्ट जारी था। प्ले कार्ड्स और बैनर उठाए वो नारे बुलंद करते आगे बढ़ रहे थे। एक शख्स ने जोर से पुकारता था, डाउन विद, तो बाकी लोग हम आवाज होकर इसराइल चिल्लाते। हर तरफ डाउन विद इसराइल के नारों की गूंज थी। पाकिस्तान में ऐसे मुजाहरे में अमूमन मर्दों औरतों के दरमियान तफरीक सी होती थी, मगर तुर्की में दोनों सिंफ इकट्ठे ही रैली में चल रहे थे। यूं बहुत बहुत बच बच कर चलना पड़ता था, लेकिन इसका जहन अभी तक जहान में अटका हुआ था। हर एक के सियासी तजर्बात अलग थे। सबको अपनी राय रखने का हक है। फिर इसे क्यों बार बार रोना आ रहा था? वो क्यों बार बार अपने आंसू बमुश्किल रोक रही थी? वो इसराइली एम्बेसी के करीब भी नहीं पहुंच सके। मोतसम का वादा पूरा ना हो सका, मगर इनका एहतजाज शानदार रहा। अगले रोज इसका पेपर था। वो बेदिली से थोड़ा बहुत पढ़कर जल्दी सो गई और फिर सुबह मुंह अंधेरे उठकर किताबें लिए झील पे आ गई। हर सू नीला सा अंधेरा छाया हुआ था। जून शुरू हो चुका था, मगर इस वक्त बहुत ठंडी हवा चल रही थी, मगर गर्मी सिर्फ दिन में हुआ करती थी। वो पानी में पाँव डालकर बैठ गया और घुटनों पे किताब रख ली। हवा के बाद शॉल सर से फिसलकर गर्दन की पुष्ट पे जा ठहरी और दूर दूर तक कोई ना था। वो वहां अकेली थी। रोना तो इससे रात से ही आ रहा था, मगर अब इसमें शिद्दत आ गई थी। वो सर झुकाए बेआवाज आंसू बहाती रही, मगर अब्बा, अम्मा, रुहेल सब बहुत याद आ रहे थे। दफ्तन इसका खून बजा। इसने घास पे रखा मोबाइल उठाया। जहान कॉलिंग। इस वक्त खैरियत? वो हैरान हुई। जहान, क्या हुआ? वो जुकाम ज़दा आवाज में जरा परेशान सी बोली। तुम जाग रही हो? आज तुम्हारा पेपर है ना? हाँ, मैं झील पे हूँ। तुम कहाँ हो? एक काम से करीब में आया था, बस तुम रुको, मैं आ रहा हूँ। हया ने मोबाइल बंद किया और हथेली की पुष्ट से आंसू रख गए। इसने पूरी जिंदगी में इतना गैर मुतवक्का रवैया रखने वाला शख्स नहीं देखा था। हेलो। चंद ही मिनट बाद वो इसके साथ आ बैठा था। इसने धीरे से सर उठाकर देखा। जीन्स और चॉकलेट कलर की शर्ट में वो बहुत तरोताजा लग रहा था। तुम इतनी सुबह कैसे? यहाँ मुझे करीब में पहुंचना था 7 बजे तक। सोचा जल्दी आ जाऊं ताकि तुमसे भी मिल लूं। मुझे लगा तुम कल जरा नाराज हो गई थी। वो इसी के अंदाज में आंखों में बैठा अब झील के पानी को देखते हुए बोल रहा था। वो भी पानी को ही देख रही थी। नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं। चंद लम्हे खामोशी की नजर हो गए। हया, एक बात कहूं, कभी भी अपने कुराबतदारों से इनकी पॉलिटिकल व्यूज के बायस नाराज नहीं होते। वो बहुत नरमी से धीमे अंदाज में समझा रहा था। वो गर्दन मोड़कर इसे देखने लगी। इसे कुछ याद आया था। हर शख्स के रवैये की कोई ना कोई वजह जरूर होती है। मैंने तुम्हें कहा था ना कि जब तक आप किसी दूसरे की जगह पे खड़े होकर नहीं देखते, आपकी समझ में पूरी बात नहीं आ सकती। हर कहानी की एक दूसरी साइड जरूर होती है। इसने चेहरा मोड़कर हया को देखा। आप बताओ, क्यों रो रही थी? यूं ही।
वो फौरन निगाह चुराकर पानी को देखने लगी। बस घर याद आ रहा था। सब्र कर लो, इंसान को हमेशा इतनी ही तकलीफ मिलती है जितनी वो सह सके, और अगर वो सहना ना चाहे तो आखिर क्यों इंसान को सहना पड़ता है सब कुछ? जिंदगी आसान क्यों नहीं होती? जहां इसकी आंखें फिर से भीग गईं। वो अभी तक पानी को देख रही थी जो चमक रहा था, जैसे नीले आसमान पर चांदी के थाल की तरह के चांद से कतरा कतरा चांदनी पिघलकर झील की सतह पे गिर रही थी। अभी तुम्हारी स्टूडेंट लाइफ है, इसे जितना एंजॉय कर सकती हो करो, क्योंकि इसके बाद जिंदगी अपना निकाब उतार कर फेंकेगी और चीजें बहुत मुश्किल हो जाती हैं। मेरे साथ भी तुम्हारी जिंदगी मुश्किल हो जाएगी। तुम करोगी मुझसे शादी? लम्हे भर को चांदी की तह झील की सतह से फैलकर सारे सब्जाजार पे चढ़ती गई। हर वो शय चांदी बना गई और वो दोनों भी चांदी के मुजस्मे बने रह गए, चमकते हुए सिल्वर मुजस्मे। हमारी शादी हो नहीं चुकी? वो तो हमारे बड़ों ने की थी। अब फैसला हमारे हाथ में है। तुम मुझे जानती हो, मैं कोई हर वक्त हंसता मुस्कुराता आदमी नहीं हूँ। मैं जानता हूँ मैं बाज़ दफा बहुत सख्त हो जाता हूँ और तब तुम्हें मैं बहुत बुरा लगता हूँ, मुझे पता है कि मगर मैं ऐसा ही हूँ। क्या तुम मेरे साथ सारी जिंदगी रह लोगी? वो बहुत संजीदगी से पूछ रहा था। हया ने धीरे से शाने उचकाए। इस्तांबुल में हर हालात में रहने के लिए तैयार हूं मैं। अल्लाह ना करे हम यहाँ रहें। वो एक बिल्कुल गैर इरादी तौर पर चौंक कर बोला। चांदी के दूसरे मुजस्मे ने हैरत से देखा। क्यों? यूं ही कह रहा था। पहले मुजस्मे ने गर्दन मोड़ ली। तुम्हें फुप्पो ने कब बताया कि हम? वो बात अधूरी छोड़ गई। वो क्यों बताती? मैं उस वक्त 8 साल का था और 8 साल के बच्चे का हाफजा अच्छा खासा होता है, मुझे हमेशा से पता था। मैं समझी थी कि तुम्हें नहीं पता। बेख्तियार इसने जुबान दांतों तले दबाई। जबान भी चांदी बन चुकी थी। तुम्हें क्या लगता है कि मैं हर किसी से माजरत करने आ जाता हूँ या हर लड़की को डिनर के लिए ले जाता हूँ? वो जरा खफगी से इस माजरत का हवाला देने लगा जब इसने इसका जिंजर ब्रेड हाउस तोड़ा था। तुम मेरी बीवी हो और मेरे लिए बहुत खास हो। बस मेरे कुछ मसले हैं, वो ठीक हो जाएं तो हम अपनी जिंदगी शुरू करेंगे। चांदी की तरह सब्जा के दहानों से फैलती ड्रॉम ब्लॉक्स पे छाती जा रही थी। पूरी दुनिया, जमीन आसमान सब चांदी का बनता जा रहा था। हया, हमारे बहुत मसले हैं, मगर मेरी माँ, हम इन्हें ठीक कर लेंगे। और जख्मी अंदाज में मुस्कुराया। हम हमेशा से साथ मिलकर अपने मसले ठीक करते आए हैं। हमने बहुत अजियतें काटी हैं, बहुत दुख उठाए हैं, मगर मेरी माँ बहुत मजबूत औरत है, बहुत निडर, बहुत बहादुर। उन्होंने सारी जिंदगी बुटीक्स के लिए कपड़े सीकर मुझे किसी काबिल बनाया। वो अब भी ये काम करती है, मगर उन्होंने तुम्हें नहीं बताया होगा। वो अपने मसले किसी से बयान नहीं करती। मैं चाहता हूँ कि तुम भी इतनी ही मजबूत और बहादुर बन जाओ। वजीह मुजस्मा उठकर खड़ा हुआ तो चांदी का फॉल चटका। सब्जाजार पर चढ़े वर्क में दरारें पड़ गई। मैं चाहता हूँ तुम अच्छा सा एग्जाम दो और अगर लंदन चलने का मूड हो तो बताना। एक धीमी मुस्कुराहट के साथ कहता वो जाने के लिए मुड़ गया। वो भीगी आंखों और नीम मुस्कान के साथ इसे जाते देखती रही। चांदनी के टुकड़े टूट टूट कर झील के पानी में गुम हो गए। चांद अब सुर्ख नारंगी रोशनी के नुक्तों में डरकर बालों के ओट में तैरने लगा। फसलों खत्म हो चुका था, हकीकी दिन का आगाज हो चुका था। नेक्स्ट पार्ट।